नमस्ते वानर सेना। मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर नवोमिता भट्टाचार्य जी, लेकिन आप सब मुझे नोबिता मैम बुलाते हैं, तो आई फाइंड इट वेरी क्यूट, सो यू कैन कंटिन्यू कॉलिंग मी नोबिता मैम। बट आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और ये चैप्टर, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसका मैंने ऑलरेडी वन शॉट ले लिया है। आप लोगों को क्या करना है, बस रैंक प्लस क्लास 9th वाले चैनल पे एक बार जाके देख लेना है कि कहाँ मेरा ये सेशन है, और उस वन शॉट को बढ़िया तरीके से, डिटेल तरीके से एक बार पढ़ लो। उसके बाद अब मैं 20 मिनट में ये चैप्टर कंप्लीट करने वाली हूँ, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है और आपका फाइनल एग्जाम आने वाला है। तो जल्दी से और ज्यादा देरी किए बिना चलो शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और 20 मिनट में इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अब होता क्या है कि सबसे पहला इंडिकेशन जो हमारे तरफ आया हुआ था कि एटम्स इनडिविजिबल नहीं है। तो बहुत पहले बहुत लोगों ने बोला था कि एटम्स इनडिविजिबल है, एटम्स को आप इससे ज्यादा और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बार जब हमें पता चला था ना कि एटम शायद इनडिविजिबल है, शायद हम एटम को और ज्यादा डिवाइड कर पाए, पता ये कब आया था? जब हमारे सामने एक एविडेंस आया, और वो एविडेंस था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आपने कभी देखा है कि आप जब अपने सूखे बालों को बहुत ज्यादा कंघी करते हो और उसके बाद अगर आप कंघी को थोड़ा सा दूर लेके जाते हो तो आपके बाल ऐसे टिंग इस तरह से जाके उठ जाते हैं? देखा है आपने? उसी को कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमारे सामने आई तो हमें लगा कि कुछ तो होगा जो इस इलेक्ट्रिसिटी को यहां तक ले आ रहा है, कुछ तो होगा जो इस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा रहा है। पता है वो कौन था? पता है वो कौन था? वो था आपके इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अभी इसी के बारे में हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं, तो आओ चलो बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। अब किसी एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बुलाते हैं। सबसे अंदर एकदम एटम के ऑलमोस्ट सेंटर पे आप बोल सकते हो एक एक क्या है, न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है इन्हें। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस होगा। और न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिन्हें हम एक साथ कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं? ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है ना, इनको एक साथ हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। कहां होते हैं ये? न्यूक्लियस के अंदर। अब ये न्यूक्लियस कहां पाया जाता है? ये न्यूक्लियस एटम के सेंटर पे पाया जाता है। और जो ये येलो येलो कलर के, ये जो दो बच्चों को देख रहे हो ना यहाँ पे, येलो येलो कलर के, ये क्या है? पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। यस, तो ये है फ्री बर्ड, जो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है जिन्हें, ठीक है, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स बुलाते हैं। और ये इसी न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता रहता है अपने ऑर्बिट्स में। ठीक है, अपने ऑर्बिट्स में ये घूमते रहते हैं। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये आपको सेंटर पे मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपको फ्री बर्ड के तरह बाहर घूमते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसने किया था? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया गया था जे थॉमसन सर के द्वारा, जिन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था। देखो यार, उस जमाने में साइंस की बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हुई नहीं थी। साइंस उस समय बहुत ही एक नन्ना मुन्ना बच्चा हूँ, देश का सिपाही हूँ, बहुत ही छोटा सा बच्चा था। और उस टाइम पे सारे ही मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स जो होते थे वो ग्लास ट्यूब के अंदर किया जाता था। तो देखो, इस साइड एक इलेक्ट्रोड है, इधर भी एक इलेक्ट्रोड है। अब आप पूछोगे कि मैम इलेक्ट्रोड क्या होता है? तो बच्चे, इलेक्ट्रोड का मतलब ऐसा मान लो कि दो रॉड हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आ जा रही है, उसे आप इलेक्ट्रोड मान लो। एक का नाम हमने रख दिया कैथोड और दूसरे का नाम हमने रख दिया है एनोड। ठीक है, ऑल राइट। अब देखो, डायरेक्शन ऑफ कैथोड रे, मतलब कि कैथोड से एनोड तक जो है डायरेक्शन जा रहा था। अब वैसे इससे पहले मैं एक और चीज बता दूं कि ये जो आपके पास जो ये ट्यूब था ना, इस ट्यूब में गर्र करके एक पंप लगाया और उस पंप से काफी सारे हवा के पार्टिकल्स को निकाले। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास है लो प्रेशर। क्या है? हवा का लो प्रेशर है। लेकिन जो वोल्टेज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो वोल्टेज यहाँ पे काफी ज्यादा हाई वोल्टेज है। लो प्रेशर है और हाई वोल्टेज है, जिसके वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपको दिखाई देगा कि कुछ लाइट के पार्टिकल्स जो है वो इस तरह से डुन 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 भागते हुए एनोड के तरफ जा रहे हैं। अब साफ साफ लोगों को दिखाई दे रहा था कि कैथोड से ये एनोड के तरफ जा रहा था।
क्या दिखाई दे रहा था साफ 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 लोगों को? कैथोड से ये एनोड की तरफ जा रहा था और इसीलिए हमने इसे क्या बुलाया? कैथोड रेज बुलाया। और लोगों को यहाँ पे दिखाई कैसे दे रहा था कि ये लाइट जा रही थी? वैसे यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक कोटिंग की गई थी फॉस्फोरेसेंट या फिर फ्लोरोसेंट चीजों का, यानी कि जैसे ही वो कैथोड रे जा रहा था तो आपको एक स्पार्क दिखाई दे रही थी और उससे हमें समझ आ रहा था कि अच्छा यहाँ पे कैथोड रेज जा रहे हैं। ठीक है, ठीक कुछ इसी तरह डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स भी हुई और इसको हम एनोड रेज या फिर फिनाल रेज बोलते थे और इसका आविष्कार किया गया था ई गोल्डस्टीन जी के द्वारा। अब देखो बहुत सारे जगह पे लोग बताते हैं कि यहाँ पे सारी चीजें लगाई गई, ठीक है, वही सेम लो प्रेशर था, सेम हाई प्रेशर था, सॉरी हाई वोल्टेज था, लो प्रेशर था, ये सारी चीजें बिल्कुल सेम थी। एक साइड हमारा एनोड था जो कि हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और एक साइड हमारे पास कैथोड था। तो बहुत सारे लोग इस तरह से कहते हैं कि एनोड से जो है ये रेज प्रोड्यूस हो रहे थे, लेकिन बच्चे मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि एक्चुअली में एनोड से ये रेज नहीं निकल रहे थे। रेज हमेशा से कैथोड से ही निकल रहे थे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन से इस रेज को आगे बढ़ाएंगे। तो जब ये रेज निकले यहां से, लेकिन हमने इस जगह पे कुछ मॉडिफाई किया है। क्या आपको एक चीज दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये जो है यहाँ पे छेद है, यहाँ पे कुछ होल्स है कैथोड पे कुछ होल्स है, तो हमने इसीलिए इसको बोल दिया परफोरेटेड। परफोरेटेड मतलब जिसमें छेद हो, जिसमें छेद हो, ठीक है। अब क्या होता है कि कैथोड रेज यहां से निकलते हैं, कैथोड रेज एनोड से जाके टकराते हैं और फिर वो वापस आते हैं। और इस बार हमने क्या किया है, हमने इधर पे कोई एक स्क्रीन लगाई है, कैथोड के पीछे हमने एक जब स्क्रीन लगाई है तो हमें एक रेड कलर की ग्लो दिखाई दे रही थी। और जब हमने इसे नोटिस किया तो हमें ऐसा देखने में लग रहा था कि शायद ये रेज जो है ये एनोड से निकल के आ रहे हैं। क्या लग रहा था हमें लग रहा था देखने में कि शायद ये रेज जो है ये एनोड से निकल के आ रहे हैं, लेकिन मैं दोबारा बता देती हूँ ये एनोड से निकल के नहीं आ रहे थे, ये कैथोड से निकल के एनोड से टकरा के वापस आ रहे थे और हमें ऐसा लग रहा था कि ये एनोड से निकल के आ रहे हैं। समझे? चलो ठीक है, अब फिर बात आगे बढ़ती है और अब हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय जे चाडविक। चाडविक का नाम क्या था? जेम्स चाडविक था इनका नाम। और इन्होंने पता है क्या किया, इन्होंने एक्चुअली में इन्होंने बम्बार्डमेंट करवाई थी बेसिकली, ठीक है, इन्होंने बम्बार्डमेंट करवाई थी। और जब बम्बार्डमेंट करवाई थी तो इन्हें पता चला कि छोटे छोटे कुछ चीज जिनके पास वजन थी ये निकल के आ रही थी और तब जाके उन्हें लगा तो यानी कि एटम के पास कोई ऐसी भी चीज है जिसके पास सिर्फ वजन है, जिसके पास कोई चार्ज नहीं है लेकिन कोई वजन है। आप बम्बार्डमेंट समझते हो? मानो एक स्क्रीन ले लिया और इस तरह से गोली जब आप करते रहोगे तो आप मेरे को बताओ, मान लो बंदूक से एक गोली निकली और गोली जो है टकराई, टकराने के बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि गोली टूट गई, बंदूक की जो गोली थी वो टूट गई और वो बिखर गई, है ना? तो जब वो बिखरी तो आपको कुछ मास मिला। एग्जैक्टली तो इस तरह से एटम्स को जब ये बम्बार्ड कर रहे थे लाइक दिस, तो उससे क्या हुआ कि इनको कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले जिनके पास मास था और वहां से इन्हें समझ आया कि जी हाँ, एटम्स के पास भी कुछ ऐसी चीज है जिससे सिर्फ और सिर्फ मास मिल रहा है, उसके पास कोई चार्ज नहीं है, उसके पास मास जरूर है। और वहां से हमें पता चला कि यस एंड एब्सोल्युटली यस, न्यूट्रॉन्स नामक भी कोई चीज होगी। तो 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है? कार्बन एटम के पास होता है, क्योंकि कार्बन की एटॉमिक नंबर होती है 6। तो किसी भी चीज की अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो मान लेना कि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी उतने ही है। ठीक है, चलो बच्चा आगे बढ़ते हुए अब देखो, सबसे पहले थॉमसन भाई साहब, जे थॉमसन इनका नाम था। क्या नाम था इनका? जे थॉमसन। तो जे थॉमसन भाई साहब ने, भाई साहब तो नहीं दादाजी कहा करो, है ना? तो जे थॉमसन दादाजी ने सबसे पहले अपना एक एटॉमिक मॉडल रखा। लेकिन मेरे हिसाब से मतलब हंस भी सकते हैं, नहीं भी हंस सकते हैं, क्योंकि देखो यार, अगेन लाइक आई सेड कि साइंस की एडवांसमेंट बहुत ज्यादा नहीं हुई थी उस टाइम पे।
तो इन्होंने क्रिसमस के सुबह, ठीक है, क्रिसमस में इन्होंने बहुत सारा खाना खाया होगा और आपको भी पता है कि बाहर वेस्टर्न देश, विदेशों में क्या होता है, विदेश में क्या होता है कि लोग क्रिसमस बहुत अच्छे से मनाते हैं, बहुत सारा वो क्या खाते हैं, केक खाते हैं, टर्की खाते हैं, थैंक्स गिविंग होता है उन लोगों का, है ना, बहुत सारे डेजर्ट खाते हैं, पम्पकिन स्पाइस लाते पीते हैं, तो बहुत अलग अलग चीजें वो खाते हैं जो ऑब्वियसली हमारे देश में हम नहीं खाते। तो इन्होंने कोई क्रिसमस वाली केक खाई, और क्रिसमस की एक बहुत ही बढ़िया सी एक स्पेशल केक बनती है जिसको क्रिसमस पुडिंग कहते हैं। तो क्रिसमस पुडिंग में क्या होता है कि ये तो पूरा केक का मास है और उसमें छोटे छोटे किशमिश, छोटे छोटे चॉकलेट चिप्स, छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स, ऐसी चीजें भी होती है उसमें। तो इन्होंने वो एक बाइट खाया और इनको लगा कि यार ये लग रहा है मुझे एटम की तरह ही है, एटम भी कुछ ऐसा ही होगा कि पूरा का पूरा मान लो कि वो है पॉजिटिव स्फीयर है और उसमें बीच बीच में जैसे तरबूजे में होता है, तरबूजे में सीड्स जैसे होते हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉन्स मान ले, ठीक है। तो जो उन्होंने कहा ना, अब देखो हमें पता है कि एटम न्यूट्रल होता है, मतलब एटम के पास ना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होती है ना तो उसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा होती है। तो जब हम एटम को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ जी हाँ बिल्कुल एटम के पास न्यूट्रलिटी तो है, यानी कि एटम के पास पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा नहीं है, नेगेटिव चार्ज भी ज्यादा नहीं है, वो तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही बात है। और ये चीज जे जे थॉमसन के मॉडल से प्रूव हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे साइंस थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे रदरफोर्ड जी ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो रदरफोर्ड जी को लगा कि चलो मैं एक एक्सपेरिमेंट देख लेता हूं, मैं एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेता हूं। देखो भाई, रदरफोर्ड जी का ये बिल्कुल भी उनकी इच्छा नहीं थी कि वो जे जे थॉमसन जी को प्रूफ रॉन्ग करें, उनकी बिल्कुल भी ये इच्छा नहीं थी कि मैं इनको गलत साबित करके बताऊंगा, बिल्कुल भी नहीं उनकी इच्छा थी। उनकी बस इच्छा थी कि इन्होंने जो कहा है ना, मैं इसको देखना चाहता हूं, मैं इसको जायज से अभी के अभी अपने आंखों के सामने मैं इसे देखना चाहता हूं, और इसीलिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया। अब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे क्या हो रहा है कि इन्होंने देखो ऐसा किया है कि इन्होंने एक ना रेडियो एक्टिव सोर्स ले ली, मतलब एक सोर्स ली जहां से कि वो अल्फा पार्टिकल्स को इस तरह से चला सके, बार बार बम्बार्ड कर सके, ठीक है। और इन्होंने एक बहुत ही पतली, बहुत ही पतली, बहुत ही पतली, इतनी पतली कि उसकी थिकनेस थी सिर्फ 1000 एटम्स की, इतनी पतली एक गोल्ड फॉइल ले ली, और उस गोल्ड फॉइल के अराउंड इन्होंने जो है कुछ फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखे, ठीक है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखे इन्होंने जहां पे कुछ स्पार्क्स इन्हें दिख जाए, ठीक है। और इन्होंने कुछ सिंटिलेटर्स रखे। अब सिंटिलेटर्स क्या होते हैं बच्चा, ये ऐसा करो आप छोड़ो ठीक है, क्योंकि अभी आपको सिंटिलेटर्स के बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस जान लो कि कुछ कुछ एक चीज है, ठीक है, सिंटिलेटर्स कुछ एक चीज है, ये मान लो, क्योंकि अभी आप जैसे बड़े हो जाओगे, जैसे जैसे आप इनफैक्ट नॉट इवन इन 11th एंड 12th, मुझे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है 11th एंड 12th में, क्योंकि फिजिक्स में हो सकता है ये आए, जीजर मूलर सिंटिलेटर्स ये सब आ सकता है, पर मुझे जितना याद है मैंने अपने ग्रेजुएशन में बीएससी, तो आप लोगों को पता है कि नहीं, मैंने अपने बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में ट्रिपल मेजर किया था, तो 3 सब्जेक्ट्स में मेजर किया है मैंने, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत याद है कि गीजर मूलर काउंटर होता है जिसमें कि सिंटिलेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, शायद से, अगेन बहुत ज्यादा याद नहीं है मुझे, क्योंकि फिजिक्स पढ़े हुए मुझे बहुत साल हो गए, तो सिंटिलेटर्स का आप छोड़ दो अभी, ठीक है, जाने दो उसे। तो जब इन्होंने ये लगाया तो इन्होंने क्या सोचा होगा, इन्होंने सोचा होगा कि मैं अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करूंगा। अब अल्फा पार्टिकल्स इनहेरेंटली क्या होते हैं बच्चे, अल्फा पार्टिकल्स कायदे से बकायदा वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। तो अगर ये अल्फा पार्टिकल्स बकायदा सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के थे और जे जे थॉमसन भाई साहब ने, सॉरी दादाजी ने कहा था कि पूरा जो एटम है उसमें पॉजिटिव स्फीयर भरा, पॉजिटिव स्फीयर है और छोटे छोटे बीज की तरह आप इलेक्ट्रॉन्स मान लो, ठीक है, सही कहा था होगा उन्होंने। तो इनको लगा था कि अल्फा पार्टिकल जाए 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 और ऐसे यूं मुड़ के आ जाए, लेकिन ये नहीं हो रहा था। जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने देखा कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो तो स्वी निकल गए सीधा, कुछ उनमें से जो थे वो यूं गए और एक टेढ़ा रास्ता लेकर आगे निकल गए, और उनमें से बहुत कम, मतलब अगर आपने 10,000 अल्फा पार्टिकल्स को इस तरह से फेंका है तो उनमें से एक ने क्या किया, वो गए, उन्होंने देखा पॉजिटिव, मतलब मान लो आपने स्कूल के प्रिंसिपल देखे तो आपने 2 सेकंड के लिए आपकी
और आपकी हार्ट अटकी और फिर आप यूं 180 डिग्री का टर्न लिए और आप वापस आ गए। किया कि नहीं किया? तो इनकी ऑब्जर्वेशन कुछ इसी तरह से थी। इनकी ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह से थी और वो चौंक गए थे। उस दिन उन्हें पता चला कि भैया जे जे थॉमसन दादाजी ने कहा है उनमें से कुछ तो गलतियां निकल के आ रही। तो गलतियां तो नहीं थी, पर जे जे थॉमसन जी ने जो बताया था वो गलत साबित हो गया बाई चांस, बाई मिस्टेक। और उस दिन उन्हें पता चला कि एक्चुअली में जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो है वो बहुत छोटा है, बाकी का एटम एक्चुअली खाली है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल सुई निकल जा रहे हैं। और जब जब अल्फा पार्टिकल्स उस पॉजिटिव न्यूक्लियस से टकरा रहे हैं, तब या तो वो एक एंगल लेके निकल गए, और अगर सीधा सीधा टकरा गए तो वो सीधा सीधा मुड़ के वापस भी आ गए। और यही था जो रदरफोर्ड जी ने कहा था। लेकिन रदरफोर्ड जी भी बिल्कुल सच तो नहीं थे, वो भी बिल्कुल सही तो नहीं थे। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड उनको लगा था कि तो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा होगा न्यूक्लियस के चारों ओर। चलो ठीक है, मान लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर एक चीज को इस तरह से आप घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, तो फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने कि जब आप एक चीज को इस तरह से घुमा रहे हो तो वो हर एक पॉइंट पे अपना डायरेक्शन बदल रहा है। और क्योंकि वो डायरेक्शन बदल रहा है, यानी कि हम इसे क्या कहते हैं, ये एक एक्सेलरेटेड मोशन हो जाता है। और कोई भी चीज जब वो ऑपोजिटली चार्ज हो और वो इस तरह से एक्सेलरेटेड मोशन में घूम रही हो, तो क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है आके पॉजिटिव स्फीयर पे गिर जाए, यानी कि न्यूक्लियस पे गिर जाए। न्यूक्लियस पे गिर जाएगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मिलके क्या होगा, धड़ा, यानी कि मैटर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इन्होंने मैटर के स्टेबिलिटी पे सवाल खड़े कर दिए। इन्होंने मैटर के स्टेबिलिटी पे सवाल खड़ा कर दिया है, और मेजर ड्रॉबैक इनका यही था कि ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। बाकी सारी चीजें इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और फिर हमारे पास आए हमारे सबसे उम्दा इंसान, जिनका नाम था नील्स बोर, और उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड भैया, ऐसा है कि आपने सारी चीजें सही कह दी, लेकिन ये जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन की जो बात आप कह गए हैं कि ये चार्ज्ड है, एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो मुझे ऐसा लगता है, ये नील्स बोर का कहना था, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे होंगे, जैसे कि हमारे प्लैनेट्स घूमते हैं ना अपने अपने ऑर्बिट में, तो ऐसा तो नहीं होता कि जुपिटर कभी मार्स के रास्ते पे आ गया और कहता मैं बड़ा हूं तो तू मेरे को जगह दे दे, या फिर अर्थ कभी वीनस के रास्ते पे आ गया और कहता है कि मेरे पास ना इंसान है तो तू मेरे को जगह दे। ऐसा तो नहीं होता, सब अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। एग्जैक्टली तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जब अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, मतलब वो कोई एनर्जी निकाल के भी नहीं देते, कोई एनर्जी को लेते भी नहीं। लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रॉन को, मतलब मान लो फर्स्ट ऑर्बिट से उसे अगर थर्ड ऑर्बिट में जाना है, तो वो क्या करेगा, वो कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। और अगर थर्ड ऑर्बिट से उसे अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आना हो या फिर सेकंड ऑर्बिट में आना हो, तो वो क्या करेगा, वो कुछ एनर्जी निकाल देगा और फिर वो उस पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये उन्होंने बहुत ही बढ़िया बात की थी। और बोर का जो ये था, ये जो मानना था, बोर के जो अजम्पशंस थे, ये हमारे लिए काफी फायदेमंद निकल के आया बच्चे। और उन्होंने ये भी बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग शेल में कैसे होंगे। उन्होंने कहा कि हम मान लेते हैं हमारे पास के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है, ओ शेल है, और इन हर एक शेल को एक नंबर भी दे दो। के शेल के लिए n इज इक्वल टू 1 मान लो, एल शेल के लिए n इज इक्वल टू 2 मान लो, एम शेल के लिए n इज इक्वल टू 3 मान लो, एन शेल के लिए n इज इक्वल टू 4 मान लो, इस तरह से मान लो। और ये भी मान लो कि k वाले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, l वाले शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, m वाले शेल में सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n वाले शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, o वाले शेल में सिर्फ 50 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। ये इन्होंने कहा था। और इन्होंने ये भी कहा था कि किसी भी शेल की इलेक्ट्रॉन रखने की जो क्षमता होगी, उस वैल्यू को हम बोलेंगे 2n², यानी कि 2n² के जरिए से ही इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है। अब मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख दिया है, जैसे कि हाइड्रोजन का है एक, बस एक, हीलियम का है बस 2, लिथियम का है 2 और 1 यानी कि 3, अगर आप बेरिलियम का देखोगे तो 2 2,
बोरोन का है 2, 3 कार्बन का है 2, 4 नाइट्रोजन का है 2, 5 ऑक्सीजन का 2, 6 फ्लोरीन का है 2, 7 नियॉन का है 2, 8। इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको सारे एलिमेंट्स के क्या मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएंगे। और जैसे आप क्लास 11th में आएंगे आपके सामने एक और चैप्टर आएगा जिसका नाम सेम है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और जब आप यहाँ पे आएंगे 11th क्लास में आएंगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से नहीं लिखते हैं, लेकिन कुछ और तरीके से लिखते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मैं ही आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो जल्दी जल्दी से आइए क्योंकि मुझे तो बेसब्री से इंतजार है। और क्लास 9th में 95+% जरूर लेते हुए आना। ठीक है, अब हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बच्चा देखो, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, सीधी बात, नो बकवास। जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे किसी एटम के पास वही होता है एटॉमिक नंबर। और मास नंबर क्या होता है, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं प्लस जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, इन दोनों को जोड़ दोगे अगर, इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, मास नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा, मास नंबर मिल जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। देखो बच्चे, वैलेंस शेल का मतलब होता है लास्ट वाला जो शेल है, मतलब आखिरी वाला जो ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा मैंने, किसी भी एटम के अंदर जो आखिरी वाला शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो आखिरी वाला शेल है उसे कहते हैं वैलेंस शेल। ठीक है, ऑल राइट बच्चा लोग, चलो आगे बढ़ते हुए तो देख लो यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स के जो है सिंबल दे दिया है और उनकी वैलेंसी दे दी। तो बच्चा एक चीज जरा गौर फरमाना यहाँ पे प्लीज, एक चीज जरा गौर फरमाना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी में एक फर्क होता है। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का ये लेन देन या शेयर करके कंबाइन कर सकते हैं दूसरे एटम के साथ। जबकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सीधा सीधा मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल में है। समझ आ रही बात, चलो ठीक है आगे बढ़ते। तो यहाँ पे मैंने इनकी वैलेंसी लिख दी, जैसे कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन और ले सकता है ताकि वो हीलियम वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दिखा सके। लिथियम की अगर मैं बात करूं तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो एक इलेक्ट्रॉन गिव अप कर सकता है। ठीक उसी तरह अगर बेरिलियम को देखोगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गिव अप कर सकता है और आगे आप बढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एटम होते हैं जिनके पास वेरिएबल वैलेंसी होती है, मतलब उनके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स है कि कई बार वो चाहे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दे, कई बार वो चाहे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, कई बार वो चाहे तो वो 4, 5 और 7 इलेक्ट्रॉन तक भी जा सकते हैं। और आपको पता है वो कौन सा एलिमेंट है जो 7 इलेक्ट्रॉन तक देने के लिए तैयार हो जाता है, वो होता है मैंगनीज। मैंगनीज एक ऐसा एलिमेंट है जो 7 इलेक्ट्रॉन तक दे सकता है। इनफैक्ट एक और चीज बताती हूँ, एक और एलिमेंट है जिसका नाम है ऑस्मियम और जिसका नाम है रेनियम। तो ऐसे 2 एटम्स है, 2 एलिमेंट्स है, ऑस्मियम और रेनियम, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा है पूरे पीरियोडिक टेबल में। सबसे ज्यादा अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो वो है ऑस्मियम और रेनियम, और इसके बारे में क्लास 12th में आप पढ़ोगे, डीएनए ब्लॉक नामक एक चैप्टर है वहां पढ़ोगे। अब लेकिन देख लो आयरन को देखो, आयरन कभी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कभी 3 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है। अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर कभी 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, कभी कभार 2 इलेक्ट्रॉन भी दे देता है। लेड की अगर मैं बात करूं तो लेड कभी 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है और कभी वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। अगर मैं टिन की बात करूं, स्टेनस, तो वो भी क्या करता है, कभी कभार 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है, कभी 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक इसी तरह मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक भी पॉसिबल होता है, यानी कि कभी वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है या फिर कभी वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हुए आइसोटोप्स क्या होते हैं जरा समझ लेते हैं। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके पास बच्चा सेम एटॉमिक नंबर होती है, क्या होती है, सेम एटॉमिक नंबर होती है, और क्या होता है, डिफरेंट मास नंबर होती है, मतलब इनके मासेस, इनके वजन अलग अलग होते हैं। ठीक है, इनके वजन अलग अलग होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर इनका सेम होता है। तो जैसे कि देख लो, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ठीक है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स हैं। अब हम बात करते हैं आइसोबार्स के बारे में। आइसोबार्स क्या होते हैं, देखो सल्फर, क्लोरीन और आर्गन को देखो, इनके पास जरा गौर फरमाइए बच्चे, जरा गौर फरमाइए, इनके पास आप देख पा रहे हो कि इनकी मासेस सेम है,
तो क्या मैं लिख सकती हूं कि सेम मास नंबर, इनके पास मास वजन बिल्कुल सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है इनका वो अलग अलग है। इनकी एटॉमिक नंबर अलग है लेकिन मास नंबर इनकी बिल्कुल सेम है। ठीक है, एक और चीज जो हो सकता है आपको कभी आ जाए उसे कहते हैं आइसोटोन्स। अब आइसोटोन्स क्या होता है ना बच्चा, आइसोटोन्स के पास न्यूट्रॉन्स के नंबर, मतलब द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो एटम में है वो सेम होता है, लेकिन इनका मास नंबर, एटॉमिक नंबर दोनों ही अलग होता है। सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो पाए जाते हैं वो सेम टू सेम होता है। और इसी बात पे आई थिंक आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, या फिर जैसे कि मैं कहती हूँ क्लिनिकल क्लियर तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आ गया है और अगर इस कहानी के माध्यम से आप इस चैप्टर को समझ पाए हैं तो इस सेशन को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि बहुत ही बढ़िया धमाकेदार सेशंस होने वाले हैं और गुड क्वालिटी कंटेंट भी आपको मिलने वाला है। तो lots of love. I'll see you later. Tara, my Vanasena. Don't stop studying. Take care of yourself. Bye.